अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आज एएस बिज़नेस स्टडीज़ में हम यूनिट 5 का चैप्टर नंबर 31 गो थ्रू करेंगे। बहुत करारा किस्म का चैप्टर है और काफ़ी क्रंच है इसके अंदर, बिकॉज़ इस पूरे चैप्टर में दो बड़े कॉन्सेप्ट्स को वो डिस्कस करता है और इसीलिए मैंने बेटा इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करके आपके सामने प्रेजेंट करना है। इस पार्ट के अंदर हम सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कॉस्ट्स की कुछ इन्फॉर्मेशन होगी और ज़्यादा फोकस ब्रेक इवन क्या होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी कैलकुलेशंस और उसके एनालिसिस की इंपॉर्टेंस पर बेटा हम बात करेंगे। सबसे पहले जो स्लाइड बेटा मैं आपको दिखाता होता हूँ एज लेक्चर ऑब्जेक्टिव्स, इसका मकसद वही है जो हमेशा मैं शेयर करता हूँ आपसे। ये सिलेबस में से लेता हूँ और आपका जो पेपर 1 है या पेपर 2 है बेटा, वो इस सिलेबस कंटेंट में से बनता होता है। और ये पूरा लेक्चर जो है मेरा इसी सिलेबस के कंटेंट को डिलीवर करता है, जिसका फ़ायदा ये हो जाता है कि आप कुछ भी ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम नहीं कर रहे होते एंड यू वर्क एफिशिएंटली। लेट्स मूव ऑन बेटा। सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट्स को हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ कॉस्ट्स की मैंने टाइप्स लिखी हैं और मैं सीधा नेक्स्ट स्लाइड पे चलूँगा, बिकॉज़ इसको मैंने आगे थोड़ा सा एलेबोरेट किया। सिंपल एग्जांपल्स देने की कोशिश करूंगा। जो बच्चे पहली बार इन चीज़ों को सुन रहे हैं इसको तसल्ली से सुने, और जिन बच्चों के पास स्किल्स हैं दैट्स ब्रिलियंट। देखिए, डायरेक्ट कॉस्ट किसको कहते हैं? पहले ये समझ लो यार, बिजनेस में जब भी आप पैसा खर्च करते हो वो आपका एक्सपेंस है और उसमें कोई कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर इन कॉस्ट्स को हम अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से समझें और क्या क्लासिफिकेशंस हैं, जिसमें डायरेक्ट कॉस्ट नाम से बेटा थोड़ा सा अंदाज़ा होता है। ये सिर्फ तब पड़ती है जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं। अब क्वेश्चन ये आ जाना चाहिए कि यार कौन सी एक्टिविटी। आमतौर पे बेटा आपका जो भी बिज़नेस हो, कोई गुड्स बन रहे हैं या कुछ गुड्स आप सेल कर रहे हैं या आप कुछ सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं, इन एनी वे आपका कोई ना कोई प्रोडक्ट तो होगा। उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जो लेट्स से डायरेक्ट रॉ मटेरियल अगर आपका यूज़ हो रहा है, अब यहाँ मैं डायरेक्ट का वर्ड ले आया, ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ रॉ मटेरियल के वर्ड को यूज़ कर लेते हैं बेटा। अगर आपकी पिज़्ज़ा शॉप है, पिज़्ज़ा के लिए जो भी आप इंग्रेडिएंट्स ख़रीदते हैं वो आपकी एक डायरेक्ट कॉस्ट है। जितना पिज़्ज़ा ज़्यादा बनेगा उतने इंग्रेडिएंट्स आपको ज़्यादा ख़रीदने पड़ेंगे और हर बार आपकी कॉस्ट चेंज होती रहेगी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी आती है फिर आम तौर पे बेटा, वो लेबर, वो वर्कर्स। यहाँ पर मैं उन मैनेजर्स की बात नहीं कर रहा जो बड़े बड़े कैबिन्स या ऑफिसेज में बैठ के एक रेगुलर सैलरी ले रहे होते हैं। मैं यहाँ उन वर्कर्स की बात कर रहा हूँ जिसको आप पे कर रहे हैं टाइम रेट या पीस रेट के ऊपर। अब ये टाइम और पीस रेट क्या है, इसके लिए यूनिट 2 उसकी बेटा लेक्चर स्लाइड, लेकिन एक छोटा सा आइडिया जो काफ़ी होगा। अगर आप वर्कर को पे कर रहे हैं फॉर एवरी पिज़्ज़ा, ये पीस रेट है, हर क्वांटिटी पर उसको पेमेंट है। और अगर आप उसको पे कर रहे हैं पर आवर, तो बेटा ये टाइम रेट है। बड़ी सिंपल सी बात है। अब इन दोनों में से जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, अब जितना वर्कर ज़्यादा पिज़्ज़ा बनाएगा या जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, उतनी आपको कॉस्ट उसकी चेंज होती जाएगी। तो ये डायरेक्ट कॉस्ट्स होती हैं। बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ, डायरेक्ट कॉस्ट्स को बिना ज़्यादा उलझन में पड़े, ये अगर आप फोर्थ पे देखें, वेरिएबल कॉस्ट्स। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वो जो चेंज होती रहे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप अपनी डायरेक्ट कॉस्ट्स को वेरिएबल कॉस्ट भी कह लें, इट्स ओके। इतना बड़ा इस पर कोई झगड़ा बहस अभी करने की ज़रूरत नहीं है। वापस आते हैं बेटा दूसरी चीज़ की तरफ, इनडायरेक्ट कॉस्ट्स। यार ये वो कॉस्ट्स हैं, आप प्रोडक्ट बनाते हैं या नहीं बनाते, ये आपके साथ फिर भी लटक जाती हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी पिज़्ज़ा शॉप किसी वजह से 1 महीना बंद रही, तो क्या रेंट नहीं पे करेंगे आप? क्या आप उसके जो मैनेजर्स थे जो फिक्स सैलरी लेते थे, क्या उनको तनख्वाहें नहीं जाएंगी? बिल्कुल जाएंगी। तो ये आपकी क्वांटिटी के साथ लिंक्ड नहीं है, ये इनडायरेक्टली आपके सर पर है और आपको पे करनी पड़ती है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। ये डायरेक्ट किसी एक्टिविटी के साथ एफिलिएट नहीं होती। इसमें रेंट आ सकता है, इसमें मे बी आपने कोई मशीन ख़रीदी, उसकी कॉस्ट पड़ गई। इसमें हो सकता है बेटा आप जो सैलरीज पे कर रहे हैं, लेकिन प्लीज़ इसमें टाइम रेट और पीस रेट यानी वेजेस नहीं डालना। इसमें रॉ मटेरियल को आमतौर पे आप नहीं ऐड करेंगे। और ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट्स होती हैं, हो सकता है ये आप हर महीने पे कर रहे हैं, फिक्स्ड अमाउंट पे कर रहे हैं, तो ये थर्ड वाली कैटेगरी भी इसके लिए आप यूज़ कर लेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट्स।
फिक्स्ड कॉस्ट नाम से नज़र आ रहा है, वो जो फिक्स हो गई है चेंज नहीं होगी। आप ज़्यादा करें थोड़ा करें चेंज नहीं होती। अब यहाँ पर अगर कोई बच्चा ज़्यादा स्केप्टिक होकर ये सोचे कि एक सर्टन टाइम के बाद आखिर इंक्रीमेंट भी तो लगता है या 1 साल के बाद वो रेंट भी तो बढ़ता है, बेटा वो एक परपेचुअल किस्म की ग्रोथ है। एक शॉर्ट पीरियड में इतनी जल्दी ये ग्रो नहीं कर रहे होते, इसलिए हम इसको फिक्स्ड कॉस्ट में लेते हैं। तो अभी अगर मैं अब समराइज़ करूं बेटा, 4 चीज़ों को अभी तक मैंने आपके सामने रखा, जिसमें से बेसिक 2 चीज़ें हैं। डायरेक्ट कॉस्ट, ये वो कॉस्ट है जो तब पड़ती है जब आप कुछ करते हैं, इसको आप वेरिएबल कॉस्ट भी कह लेंगे तो कोई बड़ा झगड़ा नहीं है। इनडायरेक्ट कॉस्ट, आप कुछ बनाएं या ना बनाएं, ये इनडायरेक्टली आपको पे करनी पड़ रही होती है और आम तौर पे ये फिक्स्ड होती हैं, फिक्स्ड कॉस्ट्स। अब यहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी कॉस्ट लिखी हुई है जिसको अक्सर बच्चे सिर्फ याद कर लेते हैं, डेफिनेशन का रट्टा लग जाता है, कॉन्सेप्ट्स नहीं बनते। अब इसमें मैं कोशिश करूँगा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे दूँ। इस स्लाइड पे थोड़ा सा टाइम लगाने का मकसद ये, जब तक बेटा ये फाउंडेशन है ये क्लियर नहीं होगा आगे थोड़ा सा फंस जाएंगे फिर हम। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, अब ये जहन में रखते हुए एक बात को बेटा बड़े सुकून से और ठंडे दिमाग से आपने समझना है। देखें, फ़र्ज़ कर लें आप अपनी शॉप में, उसी पिज़्ज़ा शॉप में 1 महीने में 100 पिज़्ज़ा बना सकते हो। कितने? और ये बड़े देखो ठंडे दिमाग से सुनना, इधर उधर शोखी नहीं होना, ध्यान नहीं बटाना, इसको गौर से समझ लो यार, बाद में तंग हो गए वरना। 1 महीने आपके कितने पिज़्ज़ास बन सकते हैं? 100 पिज़्ज़ास। अब ऑब्वियसली आपने एक पिज़्ज़ा बनाया, उसका रॉ मटेरियल लिया, 10 पिज़्ज़ा बने, उसके रॉ मटेरियल ज़्यादा हो जाएगा। वर्कर जितना ज़्यादा काम करेगा उतना ज़्यादा पे कर रहे होंगे। व्हाट इफ़ 1 महीने में अगर आपको 100 पिज़्ज़ास की जगह एक ऑर्डर आ जाता है, फ़र्ज़ कर लो 101 पिज़्ज़ा का। अब आप कहते हैं यार 1 महीने में मेरे पास जो मशीन सी, जो वर्कर सी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर करूँ तो मैं 100 बना सकता हूँ। अब ये एक और अगर बनाना पड़े, अब देखो इस एक और पिज़्ज़ा के लिए रॉ मटेरियल तो फिर उतने में ही आ रहा है, ऑब्वियसली वो ऐड होता जाएगा, लेकिन 1 महीने में 100 से ऊपर बनाने के लिए आपको एक और मशीन लेनी पड़ेगी और वो मशीन पड़ रही है आपको शायद 20,000 रुपये की। अब ये एक एक्स्ट्रा पिज़्ज़ा, नो डाउट इसका रॉ मटेरियल भी पड़ेगा आपको, लेकिन इसको बनाने के लिए जो आपको एक्स्ट्रा कुछ अरेंज करना पड़ गया, मे बी कोई वर्कर एक्स्ट्रा अरेंज करना पड़ गया, अदरवाइज़ आप ये नहीं कर सकते थे, मे बी कोई और मशीन लेनी पड़ गई। अब उसकी कॉस्ट भी जब आप इसमें ऐड कर देंगे तो ओरिजिनली बेटा फिर इसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या, उसकी डेफिनेशन सुन लें पहले। दी एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा से मतलब यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि एक और पिज़्ज़ा बन रहा है, इसका मतलब ये है वो जो आपकी एक सेट लिमिट से ऊपर जब आप जाते हैं उस पर जो एडिशनल कॉस्ट पड़ती हैं उसकी हम बात कर रहे हैं ओरिजिनली। द एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। अब यहाँ पर आप अगेन वो जो बिज़नेस की लिमिट होती है उसके अंदर हर एक पिज़्ज़ा जो बन रहा है, हर एक कस्टमर को आप अपनी सर्विस जो दे रहे हैं वो आपकी सिंपली वेरिएबल कॉस्ट्स हैं। लेकिन जब आप अपनी लिमिट से ऊपर जाके किसी को सर्व कर रहे हैं और कुछ एडिशनल अरेंज करना पड़ गया, अब आपकी वो वेरिएबल कॉस्ट डिफरेंट हो गई है, उसमें जो और एडिशन हुआ वो आपकी मार्जिनल कॉस्ट बन जाती है। आई होप अगर बेटा ये चीज़ें क्लियर हैं, वेल एंड गुड, अदरवाइज़ इसको दोबारा सुने जो मैंने अभी समझाया, एंड आई एम क्वाइट होपफुल कि आपको बेसिक बात समझ आ जाएगी। लेकिन पेपर में बेटा ज़्यादातर डेफिनेशन की हद तक आता है, डिफरेंशिएट भी आ सकता है और एग्जांपल्स वो आपसे पूछ सकता है, मोर और लेस। आगे बात को बढ़ाते हैं। अब यार यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, देखो ब्रेक इवन। पहले सिंपल वर्ड्स में इसको सुन लो क्या होता है। अभी हमने पीछे पढ़ा बिजनेस की कॉस्ट्स होती हैं, फिक्स्ड भी होती है, वेरिएबल भी होती है। एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं और फ़र्ज़ कर लें आप अगेन पिज़्ज़ा शॉप वाली एग्जांपल ले लेते हैं। आप पिज़्ज़ा शॉप लेते हैं और उसका रेंट पे कर रहे हैं हर महीने, ठीक हो गया, हर महीने रेंट पे होगा। अब आपको कुछ कमाना है ताकि आप वो रेंट की कॉस्ट पूरी कर सकें, वो रेंट आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट है। आप पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं, हर पिज़्ज़ा पर आपकी कुछ कॉस्ट आ रही है, वो वेरिएबल कॉस्ट है। अब हो ये रहा है 2 कॉस्ट्स इन्वॉल्व हो गई हैं, आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट जो रेंट है और जितने भी पिज़्ज़ास बने उन सब की वेरिएबल कॉस्ट। दोनों को जब ऐड कर दोगे तो पूरे महीने में आपने तो बड़ा खर्चा कर दिया, ये टोटल कॉस्ट बन गई। क्या फॉर्मूला बना, इसको लिख लो कहीं पर। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब सवाल क्या रह गया यार, इस कॉस्ट को पूरा कैसे करना, भाई पिज़्ज़ा बेच के। अब क्या होता है, आप पिज़्ज़ा को बेचना शुरू करते हैं किसी प्राइस के ऊपर। जब पिज़्ज़ा आपका बिकता है, आपको इनकम होती है, आपको रेवेन्यू आता है, आपको सेल्स होती है। ये तीनों वर्ड्स आप यूज़ करते हैं, प्रॉफिट का वर्ड यूज़ नहीं करना। आपको इनकम आ रही है, आपको सेल्स आ रही है, आपको रेवेन्यू आ रहा है, और एक चौथा वर्ड भी सुनने, आपको सेल्स टर्नओवर,
सिंपली टर्नओवर भी इसको कहा जा सकता है। ये एक ही चीज़ें हैं सब। हर पिज़्ज़ा बिक रहा है, पैसे आ रहे हैं और आप जमा कर रहे हैं। देखो आप कि जितनी भी टोटल कॉस्ट थी, जब वो बराबर हो जाएंगी टोटल सेल्स के, जितना लगा उतना कमा लिया और लॉस से बाहर हो लेकिन प्रॉफिट में भी नहीं गए, दरमियान में खड़े हो गए, बेटा इस पॉइंट को ब्रेक इवन कहते हैं। वेरी सिंपल। द लेवल ऑफ आउटपुट, वो आउटपुट पिज्ज़ाज की वो प्रोडक्शन एट विच टोटल कॉस्ट इक्वल टोटल रेवेन्यू, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। और इसका फॉर्मूला पक्का करना है आपने। फॉर्मूले में एक नई चीज़ आप देखेंगे जिसको मैं आगे समझाऊंगा। देखो पहले फॉर्मूला याद कर लो, इसको लिखो और बार बार जहन में इसको दोहराओ, बिकॉज पेपर 1 में भी पूछ सकता है स्टेट द फॉर्मूला फॉर ब्रेक इवन, पॉसिबिलिटी है। पेपर 2 में तो इसकी कैलकुलेशंस आ सकती हैं। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन की कहानी आगे चल के समझेंगे, अभी बस ये पक्का कर लें फॉर्मूला। लेट्स मूव अहेड बेटा। यार इस एग्जांपल को देखो गौर से, कंट्रीब्यूशन की कहानी को बेटा थोड़ा सा अब उसको भी सॉल्व करते हैं। देखो फर्ज कर लो एक बिजनेस कहता है कि मेरे पास, अगेन वापस हम ले लेते हैं पिज्ज़ाज वाले कोई बिजनेस कहता है यार मैं मैक्सिमम पिज्ज़ाज बना सकता हूँ एक महीने में 200 यूनिट्स। बहुत ध्यान से ये बात सुननी है, ये बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। ये कर लोगे तो आपकी पेपर 2 की भी सारी प्रॉब्लम इंशाल्लाह ब्रेक इवन से रिलेटेड एएस के लेवल तक हल हो जाएगी। बेटा मैक्सिमम कॉस्ट कितनी है इसको साथ साथ खुद भी लिखो तो मज़ा आएगा। सॉरी, मैक्सिमम क्वांटिटी। एक बिजनेस कहता है यार मैं एक महीने में मैक्सिमम बना सकता हूँ 200 यूनिट्स। ठीक है, कितनी फिक्स कॉस्ट हैं, रेंट सैलरीज डाल के वो कहता है यार मैं इतना पे कर रहा हूँ $10,000। ठीक है, हर महीने पे होना है, इसमें कुछ लेस नहीं हो रहा, कुछ बढ़ नहीं रहा, पिज्ज़ा बने या ना बने। आगे बढ़ो, वो कहता है मेरा एक पिज्ज़ा सेल होता है $100 में। फ़र्ज़ कर लो ठीक है, मैं मानता हूँ बहुत बड़ी ये सेलिंग प्राइस है, लेकिन चलो अभी मजबूरी है, मान लो मेरी बात। तो बेटा अब देखें एक पिज़्ज़ा $100 में पड़ता है। अब सवाल ये आता है एक पिज़्ज़ा का रॉ मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कितने में पड़ी, वो नीचे वो भी लिखा हुआ। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज़ 20। अब इस 20 के अंदर रॉ मटेरियल और डायरेक्ट लेबर दोनों डाल दी। अब ज़रा खुद देखो, अगर आप $100 में एक पिज़्ज़ा बेच रहे हो और वो पिज़्ज़ा फिक्स कॉस्ट को लैदा कर दो, अभी उसकी तरफ नहीं देखना। $100 में एक पिज़्ज़ा आपने बेचा और उसको बनाने में $20 लगे थे, तो बेटा उस पिज़्ज़ा ने क्या आपको छोड़ा। अब यहाँ पर प्रॉफिट नहीं कहना, बिकॉज प्रॉफिट तब होता है जब आपकी सारी टोटल कॉस्ट रिकवर हो जाए। ऊपर फिक्स कॉस्ट तो 10,000 है, वो तो अभी नहीं रिकवर हो रही। तो ये क्या हो रहा है, ये कंट्रीब्यूशन आ रहा है। हर पिज़्ज़ा जब बिकता है तो वो आपको अपना 20 रुपये पूरा करके 80 रुपीज़ आपके हाथ पे पकड़ाता है, कहता है यार खुश हो जाओ, तुम्हारी फिक्स्ड कॉस्ट में मैंने 80 रुपीज़ डाल दिए। इट्स जस्ट लाइक कि आप डोनेशंस ले रहे हैं अपनी फिक्स्ड कॉस्ट में, अपनी सेल से, इसलिए इसको हम लिटरली कंट्रीब्यूशन कहते हैं। ये कंट्रीब्यूशन किस में है, फिक्स्ड कॉस्ट में। वापस ज़रा ऊपर देखो क्या था फॉर्मूला। देखो फिक्स कॉस्ट जितनी भी हैं 10,000, उसको डिवाइड कर दो अगर आप कंट्रीब्यूशन से 80, तो आपका सीधा सीधा फ़ौरन निकल आता है कि कितने पिज़्ज़ाज कम से कम बेचने चाहिए कि ये ब्रेक इवन कर जाए। आगे बढ़ते हैं वापस। अब क्या होता है, नीचे ब्रेक इवन का फॉर्मूला हमने लगा दिया बेटा, वही फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 थी, डिवाइड किया कंट्रीब्यूशन से, आंसर जो आ रहा है ये 125 यूनिट्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये बिजनेस अगर 125 यूनिट सेल करे हर मंथ में, किसी एक मंथ में अभी हम ले लेते हैं, तो ये ब्रेक इवन मार जाएगा। यानी 125 यूनिट्स ऑफ पिज़्ज़ा बेचने पर ये कहेगा वाह मैं लॉस के ख़तरे से निकल आया, और अब आगे इसके अगर कुछ और बेचा 125 यूनिट्स से ऊपर तो मैं प्रॉफिट में जाऊंगा। अब ज़रा सबसे ऊपर देखो मैक्सिमम कितने बनते थे, 200 बना सकता है, 125 पे ब्रेक इवन कर गया है। तो यहाँ पर नीचे एक और चीज़ देखिएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी लिखा हुआ है। यार मार्जिन ऑफ सेफ्टी बड़ी सीधी सी चीज़ है, इसका फॉर्मूला देखो, क्यू मैक्स का मतलब है मैक्सिमम जितना भी आप बना सकते हैं, वो ऊपर लिखा हुआ है। हमारी मैक्सिमम क्वांटिटी 200 यूनिट्स है, माइनस बीपी ब्रेक इवन पॉइंट। तो देखें 200 बना सकते थे, माइनस कर दो उसमें से जितना ब्रेक इवन पॉइंट था 125, तो आंसर क्या निकल रहा है, ये वो नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज हैं कि इनको बेचने में आपके मज़े हैं, प्रॉफिट आ रहा है। यानी वो आ तो कंट्रीब्यूशन ही रहा है, वही 100 - 20 हो रहा है, लेकिन ये सारा 80 अब फिक्स कॉस्ट को रिकवर नहीं कर रहा, बल्कि आपके प्रॉफिट्स में जा रहा है। इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट को अगर हम निकालना चाहें तो देखो उसका फॉर्मूला देखो, इज इक्वल टू, प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये सेकेंड लास्ट बेटा लाइन में MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अच्छा, ये शॉर्ट फॉर्म्स को यूज़ करने से अवॉइड करना अपने पेपर में, क्यू मैक्स यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद BP और MOS से अवॉइड करें। मैं यहाँ अपनी बस कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है बेटा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो कितना था, 75 यूनिट्स में हमें प्रॉफिट की तरफ कॉन्ट्रीब्यूशन है, मल्टीप्लाई बाय कॉन्ट्रीब्यूशन। देखो
125 से ऊपर जब आपने एक और पिज़्ज़ा बेचा, फिर 80 रुपीज़ आई। 80 रुपीज़ क्या थे? प्रॉफिट थे। एक और बेचा, फिर उसमें 80 ऐड हो रहे हैं। तो वही सीन चल रहा है। जितना भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी या मल्टीप्लाई कर दें कंट्रीब्यूशन से, तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि इस बिज़नेस के प्रॉफिट्स अगर ये 200 यूनिट्स बनाए और 125 पे ब्रेक इवन कर जाए, तो 6000 इसके प्रॉफिट्स हैं बेटा। ये यूनिट्स नहीं है, ये डॉलर साइन होगा या PKR होगा। पेपर में आपको डॉलर साइन लिखना पड़ता है। दिस इज़ बेटा हाउ यू कैलकुलेट ब्रेक इवन। आई होप ये कैलकुलेशन आपको आसानी से समझ आ गई होगी। इससे ऊपर AS में बड़ा पंगा वो नहीं करने लगा बच्चों के साथ। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा बात कर लेते हैं जो अभी हमने वर्किंग देखी। देखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दो, वेरिएबल कॉस्ट निकल आया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जितनी भी प्रोडक्शन आप ब्रेक इवन से ऊपर कर रहे हैं वो सारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। गुड, आगे चलते हैं। क्या ब्रेक इवन चार्ट अगर आपके सामने आ जाए तो हम समझ सकते हैं वो क्या दिखा रहा है, क्या नज़र आ रहा है? उसके लिए बेटा मैंने आपके लिए ये एक छोटा सा एक स्पेसिमेन बनाया है। देखो, सबसे पहले तो इस स्लाइड में ज़रा गौर से देखो आप बच्चे। देखो ये एक ऊपर से जो लाइन नीचे जा रही है ये Y एक्सिस है, ठीक है। और ये Y एक्सिस पर हमने कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट हो आपकी और जितना भी मैक्सिमम रेवेन्यू, ये इस तरफ आता होता है। अभी कैसे निकालना है, इस पर ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको भी समझो ग्राफ को। X एक्सिस के ऊपर आप आउटपुट को ले लेते होते हैं, ज़ीरो से लेके, अब जैसे ऊपर वाली एग्जांपल में हमारी ये देखें मैक्सिमम प्रोडक्शन कितनी थी, 200 यूनिट्स। तो यहाँ पर आप नीचे इसको लेबल कर सकते हैं अपने तौर पे। इसकी वर्किंग करके देखना, मज़ा आएगा। ज़ीरो से लेके इसको 200 तक पूरा आ गई। ये जो X एक्सिस पे रेड लाइन जहाँ ख़त्म हो रही है, इसको 200 लिख दो। और Y एक्सिस पे मैक्सिमम कॉस्ट। अब मैक्सिमम कॉस्ट कैसे निकालोगे आप? वेल, टोटल कॉस्ट क्या होती है? इज़ इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब आप देखें इसको लिख लें एक तरफ। देखो फिक्स कॉस्ट तो उतनी रहती है ना, तो ये 10,000 है। अब अगर ये 2000 यूनिट्स बनाता है पिज़्ज़ा के, दिमाग का कचरा नहीं बनाना, आराम से बात को सुनो और लिखते जाओ साथ साथ। लिखो फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 10,000, ठीक है। उसके बाद लिखो वेरिएबल कॉस्ट एट 200 यूनिट्स इज इक्वल टू, अब देखो एक की वेरिएबल कॉस्ट 20 थी, 200 की कितनी आएगी? 200 मल्टीप्लाई बाई 20, तो ये 4000 होगी। दोनों को ऐड करो, 14,000 आ गया, 14,000। और आप बड़े आराम से एक और चीज़ निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं यार अगर 200 यूनिट सेल करो आप तो कितना कमाओगे? देखो यहाँ पर मैं कंट्रीब्यूशन नहीं पूछ रहा हूँ। अब नीचे लिखो आप टोटल सेल्स या सेल्स रेवेन्यू या सेल्स टर्नओवर इज इक्वल टू, अब गौर से फॉर्मूला लिखो, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय, शाबाश, क्वांटिटी। अब सेलिंग प्राइस कितनी है? 100, क्वांटिटी कितनी है? 200। तो बेटा कितना कमा रहा है ये? 200 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, जो आपके पास वैल्यू आ रही है ये उसकी मैक्सिमम अर्निंग है। ठीक हो गया बच्चों? तो 20,000 के करीब ये अर्न कर रहा है। तो आपके पास 20,000 मैक्सिमम कॉस्ट आ रही है और टोटल मैक्सिमम रेवेन्यू आ रहा है, टोटल कॉस्ट भी निकला है। अब जो सबसे बड़ा है आप उसको यहाँ पर लेबल कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर मेरा मकसद सिर्फ आपको इसका इंट्रोडक्शन दिखाना और आपकी नज़र से गुजारना है कि इसके ग्राफिक्स कैसे होते हैं। अब ज़रा बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी जो बेटा एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैंने इंटरनेट से ली है, ये ऊपर वाले डेटा को प्रेजेंट नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ बात समझाने के लिए होता है। ये बेटा जब आप ब्रेक इवन को प्लॉट अगर करते हैं पेपर में, आज तक 19 ईयर्स में बेटा मैंने एक बार देखा है कि उसने पेपर 1 में मांगा कि ब्रेक इवन चार्ट को लेबल कर दें प्लीज़, 2 मार्क्स में मांगा था। देखो अब इसको एक्स एक्सिस पे तो यूनिट्स आते हैं, वाई एक्सिस पे जितनी भी सेल्स है जितनी भी कॉस्ट है वो उधर आ जाएगी। अब ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो जिसके आगे FIX लिखा हुआ है, ये फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन है, क्योंकि आप ज़ीरो बनाएं या मैक्सिमम बनाएं ये तो आपकी सीधी रहेगी। ये जो येलो लाइन आप देख रहे हो ज़ीरो क्वांटिटी, अब एक पिज़्ज़ा बन रहा था हमारा कितने में? 20 में। तो जब कोई पिज़्ज़ा नहीं बना, ज़ीरो पर ज़ीरो है। और ये येलो लाइन आपकी फिर बनती जाएगी जैसे जैसे आप पिज़्ज़ास बनाते जाएंगे। ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट की लाइन है। इससे ऊपर देखें वो जो अजीब से 2 कलर्स हैं, कुछ ग्रीनिश टाइप है और कुछ ऑरेंजिश किस्म का है। इसमें ये जो ग्रीन लाइन जा रही है ये टोटल रेवेन्यू की है। ज़ीरो से आपने बेचना शुरू किया और जितना आप बना सके आप यहाँ पर प्लॉट करते जाएंगे उसको। और फिर जो टोटल कॉस्ट की लाइन, इसमें ये बात याद रखनी है, टोटल कॉस्ट बेटा ज़ीरो पर ज़ीरो नहीं होता। ये ऑरेंज लाइन है, ये ज़ीरो पर ज़ीरो नहीं होता है। टोटल कॉस्ट ज़ीरो पर ज़ीरो नहीं होती। ज़ीरो पर आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट तो होती है ना,
कुछ भी नहीं बना तो फिक्स कॉस्ट तो फिर भी है, तो ये ज़ीरो पर भी आपकी फिक्स कॉस्ट से शुरू होगी और जो आपकी वैल्यू निकल रही है वहाँ तक प्लॉट होगी, जहाँ टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू बेटा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, वो ब्रेक इवन पॉइंट होगा। इसका प्लीज़ जहन में बिठाएं, इसकी बुक से प्रैक्टिस करें और आई होप इट वुड समहाउ आप इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज़ बिल्ड कर लेंगे। बेटा यहाँ तक तो था ब्रेक इवन चार्ट्स क्या होते हैं, आपको दिखाया एक स्पेसिमेन के तौर पे। अब बात करते हैं पेपर में अगर इसका क्वेश्चन आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ जब मैंने कुछ बच्चों के आंसर्स देखे, उन्होंने 20 मार्क्स के क्वेश्चन किए हुए थे। खुदा के लिए 20 मार्क्स के क्वेश्चन अब सिलेबस में से आपके पेपर पैटर्न में से ख़त्म हो चुका हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इससे ऊपर नहीं आएगा। मैं इंशाल्लाह आई ट्राई कि मैं एक अच्छी सीरीज़ पास्ट पेपर्स और करंट पैटर्न और मेथडोलॉजी कि आपको हर आंसर डिफरेंट मार्क्स में कैसे करना वो भी करके दूँ। अभी बात करते हैं बेटा ब्रेक इवन के क्या फ़ायदे होते हैं। यार बड़ी सीधी सी चीज़ है। देखो, ब्रेक इवन चार्ट्स हो या ब्रेक इवन एनालिसिस हो, नंबर 1 एक तो आपको पता चल जाता है कि आपने कितना ब्रेक इवन करना है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखें, बिजनेस चार्ट ड्रॉ करता समझ आ गई कि इतना तो कम से कम बेचना है भाई, जो येलो डॉट बना हुआ है। यहाँ पर देखो, बिजनेस ने जब ये फॉर्मूला लगाया तो उसको पता चल गया मुझे कम से कम 125 यूनिट्स बेचने, वरना मैं गया। तो ये पहली चीज़ थी बच्चे। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, अब जब आपको समझ आ गई कि कितना ब्रेक इवन करना है और कितना बना सकते हैं, तो आप फ़ौरन अपने प्रोडक्शन टारगेट सेट करना शुरू कर देंगे। किसने कितना बनाना है, एक दिन में कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए ताकि ब्रेक इवन टारगेट्स को अचीव करो। फिर नंबर 3, अब जितना बनाना है, जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक इन्वेंट्री भी ऑर्डर होगी और सप्लाई चेन डिसीजंस, यानी किस रॉ मटेरियल को कहाँ से लेना है, कितनी देर में लेना है, कब पहुँचाना है, ये सब फैसले भी ब्रेक इवन को देख कर हो जाएंगे। नंबर 4 देखें बेटा, आप बहुत सारी कॉस्ट समझ आ जाएंगी। वेरिएबल कॉस्ट कितनी पड़ रही है, टोटल कॉस्ट कहाँ जा रही है, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी पड़ रही है, और आप फिर प्लान कर सकते हैं कि इसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए हमें। मे बी आपको लगे कि यार फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ऊपर है हमारी, इसको नीचे लाना पड़ेगा। कैसे नीचे लाओगे? सैलरीज कम करोगे, रेंट कम करोगे, रिलोकेट करोगे। मे बी वेरिएबल कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, इसको कम करोगे, सप्लायर चेंज करोगे, वर्कर्स की शायद तनख्वाहों पर कुछ मे बी कुछ कट शट लगाओगे, या हो सकता है वर्कर्स की जगह मशीन्स रखोगे जो ज़्यादा प्रोडक्शन थोड़ी कॉस्ट में कर सकें, तो इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इवेंचुअली सेल्स टारगेट्स बन जाएंगे भी, जितना बनाना है और कितना ब्रेक इवन करना है। सेल्स टीम को फ़ौरन बुलाओगे, चलो भी सब खड़े हो जाओ, मार्केट में पहुंचो, भागो और रोज़ाना इतना बेचो, वरना महीने में नुकसान हो जाएगा। तो ये तो थे बेटा इसके एडवांटेजेस, लेकिन इसकी बेटा कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। देखिए, पहली बात ये है, अगर किसी वजह से फ़र्ज़ कर लें आपकी लेबर लेट हो गई, रॉ मटेरियल नहीं पहुंचा, मशीन ख़राब हो गई, तो आपको तो प्रॉब्लम आ गई, वो ब्रेक इवन रिजल्ट्स नहीं अचीव होंगे। तो एनी फेलियर एट मैनेजमेंट लेवल of problems with resource management can affect the break even results। पहली बात, गलती नहीं करनी, फिर इसमें बड़े ध्यान से करना है ये सारा ब्रेक इवन पर मेहनत एज अ मैनेजर। नंबर 2 बेटा, हम इसमें देखो सबसे अजीब बात, पता नहीं किसी ने सोचा कि नहीं सोचा, क्या फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहती है? जी, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद वो बदल भी सकती है। 1 साल के बाद आपका रेंट बढ़ जाता है, 1 साल के बाद हो सकता है आपके कुछ स्टाफ की इंक्रीमेंट्स बढ़ जाएं। तो फिक्स कॉस्ट ये ना सोचे कि हमेशा ही एक जैसी रहेगी। जब कभी किसी सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो बढ़ जाए तो आप उसके साथ नया ब्रेक इवन बनाएंगे, वरना सब गलत हो जाएगा आपका। नंबर 3, हो सकता है मार्केट में जब आपने लॉन्च किया प्रोडक्ट तो बड़ा कंपटीशन था, प्राइसेस नीचे करनी पड़ गई। अब ब्रेक इवन के अंदर अगर आप वो नई प्राइसेस के साथ नए चार्ट्स नहीं बनाओगे, दोबारा गलत टारगेट्स पे काम कर रहे होगे। और हो सकता है बेटा आपकी अब ये बड़ा एक ट्रेंडी सा मैंने ये लिखा है लास्ट पॉइंट, वेरिएबल कॉस्ट। ये वेरिएबल कॉस्ट थी, याद है बच्चों, जो वेरी करती है, जो डायरेक्ट होती है सच एज रॉ मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी ये मे लिखना था, MA मुझसे रह गया टाइपिंग में, माफ़ कर देना यार। वेरिएबल कॉस्ट्स may vary in disproportionately, sorry for my misspelling, variable costs may vary disproportionately leading to a change in contribution। यहाँ पर मुझसे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, मैंने अभी बोला, उसको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। वेरिएबल कॉस्ट्स may vary disproportionately leading to a change in contribution। इसका मतलब क्या बेटा, आराम से सुन लो। देखो, हो सकता है ना लेबर को कभी ओवर टाइम पे करनी पड़ जाए, ठीक है, हो सकता है रॉ मटेरियल कभी मार्केट में नहीं मिला तो आपको फ़ौरन किसी करीब की शॉप से वो महंगा मिल गया। अब जो वेरिएबल कॉस्ट थी वो हमेशा वो 20, यहाँ पर देखो क्या किया था हमने, हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हमने लिखी हुई है यहाँ पर, देखो ज़रा इसको। वो एक पिज़्ज़ा का रॉ मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कितनी है, ये 4th में देखो 20।
लेकिन हो सकता है कभी महंगा मिले रॉ मटेरियल, कभी वर्कर को ओवर टाइम पे करना पड़ जाए, तो उस वजह से ये भी चेंज हो सकती है डिसप्रपोर्शनेटली, और उस वजह से आपके फिर ब्रेक इवन में भी चेंजेस आएंगे। अब इस सारी कहानी का मतलब ये है, कोई भी आपके ब्रेक इवन के इन्वायरमेंट में अगर चेंज आ रहा है, आपने फ़ौरन उसके साथ नए ब्रेक इवन बनाने या पुराने पर काम करते रहोगे तो मार खाओगे। बिजनेस कहीं जा रहा है, आप कहीं फैसले ले रहे हैं, बात नहीं बनेगी। कंक्लूजन फिर ये है, ब्रेक इवन चार्ट और बहुत ज़बरदस्त कंक्लूजन है, प्लीज़ इन वर्ड्स को याद करें। इसके कंक्लूजन से पहले बता, क्वांटिटेटिव उस चीज़ को कहते हैं बिजनेस में जिसको आप मेजर कर सकते हैं। ये ब्रेक इतनी कॉस्ट, इतना रेवेन्यू, इतना ब्रेक इवन, इतना मार्जिन सेफ्टी, सब क्वांटिटेटिव है। क्या ब्रेक इवन में कहीं हमने बात की कि मार्केट के हालात कैसे हैं, कंपैटिटर क्या कर रहा है, लेबर कैसी है, लेबर आई कि नहीं आई, मैनेजर ठीक है कि नहीं ठीक, रॉ मटेरियल अवेलेबल है, सप्लायर से पंगा तो नहीं हो गया, कुछ भी ऐसा नहीं। तो यूजिंग ब्रेक इवन चार्ट इज़ एंटायरली अ क्वांटिटेटिव टेक्निक। अगर आप वो सब बातें जो मेजरेबल नहीं थी लेकिन इंपॉर्टेंट है, लेबर नहीं आई, मटेरियल नहीं आया, मशीन ख़राब है, इसको क्वालिटेटिव कहते हैं। वो चीज़ें जो मेजरेबल नहीं है, वो जैसे होता है ना, अगर वो कोई पूछे कि यार, अगर मामा आपसे पूछे, बाबा पूछें कि बेटा मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, आप कहते हो इतनी सारी। अब वो इतनी सारी क्या है, 2 किलो है, 20 किलो है, वो क्वालिटेटिव है, नहीं मैयर हो सकती है। अम्मा अब्बा से बेइंतहा मोहब्बत होती भाई, तो बेटा वो चीज़ें जो मैयर नहीं कर सकते क्वालिटेटिव है। बिजनेस में क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, एनीथिंग दैट इज़ नॉट मैयरेबल। फॉर एग्जांपल, मेरी लेबर नहीं पहुंची, फॉर एग्जांपल मुझे प्रॉब्लम आ रही है सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस बहुत बढ़ गई हैं, फॉर एग्जांपल कंपटीशन बहुत इंटेंस होता जा रहा है, ये सारी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं। ब्रेक इवन को अगर आप अच्छा यूज़ करना चाह रहे हैं तो ब्रेक इवन डाटा, वो सारा वो फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, क्वांटिटेटिव डाटा और अदर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन दोनों को कंसीडर करें और फिर अच्छे फैसले लें। फिर आप अपने ब्रेक इवन टारगेट्स को डिफाइन करें तो आप अच्छे फैसले लेंगे। ये इस पूरी बात में मैंने समझाया। फिर बिजनेस मैनेजर्स शुड इंटीग्रेट, मिलाना ऑल क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स व्हेन डेवलपिंग ब्रेक इवन चार्ट्स या डूइंग ब्रेक इवन एनालिसिस। जब आप ब्रेक इवन काम कर रहे हैं तो बस ये ना देखें चार्ट बन गया, ये भी देखो कि ये चार्ट क्या वाकई इन रिजल्ट्स को पहुंचेगा, हमारी क्या लेबर प्रॉब्लम्स हैं, क्या मार्केट प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ क्या हैं। और बेटा एनी चेंजेस, कुछ भी, अभी हमने ऊपर देखा ना, कुछ भी चेंज आ जाए फिक्स कॉस्ट में, वेरिएबल कॉस्ट में, फ़ौरन क्या करो, नया ब्रेक इवन बनाओ, वरना सब उल्टे सीधे टारगेट्स पे काम करोगे। बच्चों वेल डन, अल्हम्दुलिल्लाह, दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। प्लीज़ इसको तसल्ली से बार बार सुने ताकि ये दिमाग में बैठ जाए। नमाज को रेगुलर रखो, माँ बाप से बहुत मोहब्बत किया करो, उनके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी। दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अस्सलाम वालेकुम।